स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्जुना कोचिंग क्लासेस बिलासपुर। तो आज हम एग्रीकल्चर के कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में जाना था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम देखा था। मैंने कहा था कि मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, एक होगा आपका प्रिंसिपल्स किसका, आपके मिक्स क्रॉपिंग का और इंटर क्रॉपिंग का। सेकंड जो चीज़ थी मैंने आपको बताया था कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज की क्लास बिना रुकावट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्रिंसिपल्स की, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ किसका, दो चीज़ों का। पहला होगा आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकंड होगा आपका इंटर क्रॉपिंग का, ठीक है। पहला क्या है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकंड है आपका इंटर क्रॉपिंग। हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा था कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती थी और इंटर क्रॉपिंग क्या होते थे। ये आपके टाइप्स थे, मिक्स था, मोनो था, इंटेंसिव था, इंटेंसिव के अंदर फिर दो थे, मल्टीपल था आपका और इंटर क्रॉपिंग था। इनके कभी कभार ना प्रिंसिपल्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए थ्योरी नहीं पूछेगा वहाँ पे कि आप इसके प्रिंसिपल्स 10 प्रिंसिपल्स लिख लीजिए या 5 प्रिंसिपल्स आप इसको बताइए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक टर्म दे दिया होगा और बोला होगा कि क्या ये किसके, ये जो खेती है या ये जो आपका क्रॉपिंग सिस्टम है ये किसके अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कल बोला था मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब दो फसल या दो से अधिक फसलों को मिला के बोना। अब आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि दो या दो से अधिक फसलों को मिलाकर बोना क्या कहलाता है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसको नोट डाउन भी करना। सेकेंड आपको पूछा गया इंटर क्रॉपिंग से कि किसी मुख्य फसल के दो कतारों के बीच में किसी दूसरी फसल को लगाना क्या कहलाता है। फिर आपको ऑप्शन आ जाएगा, मिक्स्ड आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो फसल को लगा रहे हैं तो ये तो मिक्स्ड भी हो जाएगा, तो फिर ये इंटर में कैसा आएगा। तो मैंने फिर बोला है एक टर्म्स कि मुख्य फसल के दो कतारों के बीच, अगर मुख्य फसल की दो कतारों के बीच पूछ रहा है तो इंटर क्रॉपिंग। जबकि मैं मिक्स्ड क्रॉपिंग में आपको क्या बताया हूं कि इसमें बीजों को मिला देते, इसमें फसलों को मिला देते, कोई कतार नहीं होती कि एकदम सिक्वेंसली आप लगा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है इनके बीच में। अब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, क्या सिद्धांत है, मिक्स्ड क्रॉपिंग किया कैसे जाता है, क्या क्या इसमें चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये इसके जो प्रिंसिपल्स है ना, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, पूरा का पूरा प्रिंसिपल्स पढ़ाया जा चुका है। अब आप बोलोगे पढ़ाया जा चुका तो वापस से क्यों पढ़ा रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ एक वर्ड का चेंज है जिससे कि आपका पूरा प्रिंसिपल ही चेंज हो जाएगा। कैसे, आपको क्रॉप रोटेशंस के प्रिंसिपल पढ़ाए गए थे, याद है, फसल चक्र के। उसमें मैंने क्या बोला था, जितने भी आपके उसके प्रिंसिपल्स है ना सबको याद करो, ठीक है। क्या क्या प्रिंसिपल्स थे कि दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल लगाना, अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल को लगाना, आपके अनाज वाली फसलों के बाद दलहनी, ये तो हो चुका है ना, अधिक उर्वरक चाहने वाली फसल के बाद कम उर्वरक चाहने वाली फसल को लगाना। तो वहां पे एक वर्ड आ रहा था बार बार, उस वर्ड को मैं लिख देता हूं। जैसे पहला था आपका, मान लेते हैं दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल को लगाना, यह आपका प्रिंसिपल था। दूसरा प्रिंसिपल था, पहला प्रिंसिपल से मैंने बोला था कि दोनों क्रॉप आपके सेम सीजन के नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब यही चीज यहां पे चेंज हो जाती है। इसका पहला प्रिंसिपल ही यह है कि दोनों फसलें, क्या, दोनों फसलें एक ही सीजन की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक ही सीजन की, ठीक है। ये पहला प्रिंसिपल किसका है, मिक्स्ड क्रॉपिंग का। क्रॉप रोटेशन का पहला प्रिंसिपल क्या था कि दोनों फसलें एक सीजन की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रिंसिपल उसका क्या था कि दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल को लगाना। यहां भी इसका भी यही प्रिंसिपल है, बस क्या करना ना आपको, के बाद को हटा दो, यहां क्या हो जाएगा, के साथ, ठीक है। सिर्फ इतना ही अंतर है मिक्स्ड क्रॉपिंग के प्रिंसिपल में और क्रॉप रोटेशन के प्रिंसिपल में। वहां हम एक फसल लगाने के बाद दूसरी फसल लगाते थे, एक फसल के बाद दूसरी फसल की खेती की जाती थी। यहां पे दोनों फसलों को या दो से अधिक फसलों को एक साथ करना है, ठीक है। जैसे अगर आप धान ले रहे हैं तो याद रखिएगा दूसरी फसल भी आपकी कौन सी होनी चाहिए, सेम सीजन की, मतलब खरीफ की होनी चाहिए। गेहूं ले रहे हैं तो आपकी दूसरी फसल भी किसकी होनी चाहिए, रबी की होनी चाहिए। अगर आप जायद की कोई फसल ले रहे हैं तो दूसरी फसल किसकी होनी चाहिए,
उसी जायद की। यही प्रिंसिपल है मिक्स्ड क्रॉपिंग का, और इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पढ़ाया जा चुका है। मैं एक लाइन से एक एक प्रिंसिपल बताता हूं, आप क्रॉप रोटेशन को यहाँ रिवाइज भी कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, के साथ आ जाएगा आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग में और के बाद आ जाएगा आपका क्रॉप रोटेशन में। तो चलिए एक एक प्रिंसिपल्स को याद करते हैं। पहला प्रिंसिपल था कि दोनों फसलें एक ही सीजन की होनी चाहिए, तो यहाँ पे बिल्कुल वहां पे था कि एक सीजन की नहीं होनी चाहिए। यहां पे क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, एक सीजन की होनी चाहिए। मैं इसके प्रिंसिपल्स बता रहा हूं, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग के, आप क्रॉप रोटेशन के याद कर लीजिएगा। इसका दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दलहनी फसल के साथ अदलहनी फसल को लगाना। तीसरा प्रिंसिपल क्या है, अधिक पानी चाहने वाली फसल के साथ कम पानी चाहने वाली फसल को लगाना। फिर क्या है, अधिक खाद चाहने वाली फसल के साथ कम खाद चाहने वाली फसल को लगाना। उसके बाद कम से कम एक वर्ष में एक बार आपका सब्जियों की फसल को लगाना, एक वर्ष में कम से कम एक बार आपकी तिलहनी फसल को लगाना, एक वर्ष में कम से कम एक बार जो आपकी ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक मतलब जो जैविक खेती को बढ़ावा देना, एक वर्ष में कम से कम एक बार खेत को पड़ती छोड़ना। सारे तो प्रिंसिपल्स वही है ना, बस यहाँ क्या जुड़ जा रहा है बार बार, के साथ। मतलब यहाँ पे आपका मिक्स क्रॉपिंग में एक प्रिंसिपल याद रखेंगे जिससे आपको सबको याद आ जाएगा, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे यही चीज करना है, सबको साथ लेके चलना है, बाद में नहीं ले चलना है कि पहले मैं ग्रो हो जाता हूं फिर आप ग्रो हो जाना, मैं पहले मेरी खेती हो जाने दो उसके बाद आपकी खेती करेंगे। यहाँ पे ये चीज नहीं होती है, यहाँ पे आपको साथ लेके चलना है। क्या लेके चलना है, साथ। तो ये किसके प्रिंसिपल्स थे, आपके मिक्स्ड क्रॉपिंग के प्रिंसिपल्स थे। समझ आ गया। अब बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग के प्रिंसिपल्स की, ठीक है। अंतर्वर्ती जो आपकी फसल है या अंतर्वर्ती खेती है, इसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां भी मैंने आपको जब इसका डेफिनेशन बताया था तो मैंने क्या बोला था, किसी मुख्य फसल, ठीक है, यहां पे पहला वर्ड था कि यहां एक मुख्य फसल होगी। इसके बाद क्या था, सेकंड कीवर्ड, के बीच सहायक फसल को लगाना। यही था आपका डेफिनेशन में, इंटरक्रॉपिंग का डेफिनेशन यही तो था ना कि मुख्य फसल के दो कतारों के बीच सहायक फसल को लगाना। प्रिंसिपल भी इसी से जुड़ा है। प्रिंसिपल किससे जुड़ा है, पहला चीज क्या होगा, यहां एक होगा मुख्य फसल और सेकंड क्या होगा आपका, सहायक फसल। तो आपका जो सिद्धांत है ना वो इन्हीं दोनों के बीच में चलेगा। पहला प्रिंसिपल कि इसमें मुख्य फसल को किसी भी प्रकार से सहायक फसल प्रभावित नहीं करना चाहिए। मतलब आपका जो मेन क्रॉप है वो भाई बिल्कुल स्टैंडेबल होना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सहायक फसल को आप लगा रहे हैं ताकि आप यूटिलाइजेशन, मैंने क्या बोला था आपका इंटेंसिव फार्मिंग में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसलिए आप सहायक फसल को लगा रहे हैं। दूसरा प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल समझ आ गया कि मुख्य फसल को किसी भी रूप से सहायक फसल प्रभावित ना करे। सेकंड पॉइंट ये है कि हमेशा ऐसी सहायक फसल, अब देखिए कभी कभार ना इसको सहायक फसल ना बोल के ना गौण फसल भी बोला जाता है, सेकेंडरी क्रॉप, ठीक है। ये क्या आपका मेन क्रॉप, सेकेंडरी क्रॉप, इसके तीनों नाम मैंने बता दिए, सहायक फसल, गौण फसल और सेकेंडरी क्रॉप। तो याद रखेंगे आपकी सेकेंडरी क्रॉप ऐसी होनी चाहिए जिसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रेट, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि और विकास की जो दर है वो या तो मुख्य फसल के बराबर होनी चाहिए या तो मुख्य फसल से कम होनी चाहिए। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पता चल रहा है आप मेन क्रॉप ले रहे हैं 120 दिन का और सहायक फसल ले रहे हैं 160 दिन का, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। या तो आप 120 दिन अगर मुख्य फसल ले रहे हो तो सहायक फसल को भी 120 दिन के आसपास लो, या फिर मुख्य फसल को 120 ले रहे हो तो सहायक फसल को 100 दिन के आसपास लो। बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों इसलिए ज्यादा नहीं चाहिए, क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आप सहायक फसल ले रहे हैं ना, हेल्पिंग ले रहे हैं, अगर आपका हेल्पिंग नेचर ही बहुत ज्यादा टाइम तक ग्रो कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा रिसोर्स चाहिए, तो फिर वो सहायक कहां से हुआ, वो सहायक कहां से हुआ। जैसे कि अगर आपके दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप उतने ही पैसे देते हो ना जितने आपके पास हैं, या फिर उससे कम पैसे देते हो। सपोज आपके दोस्त ने बोला भाई मुझे 1000 की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, पहले अपना
अकाउंट चेक करोगे कि हाँ क्या मेरे पास 1000 है, हाँ चलो 1000 है तो मैं दे सकता हूँ। या फिर अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा है, मान लीजिए 1500 रुपये है, तो आप क्या करेंगे कि हाँ भाई तू 1000 ले ले, 500 रुपये में मेरा काम हो जाएगा। ऐसा थोड़े कि वो आपको 1000 मांग रहा है और आप उसको 10,000 दे रहे हो। जब आपके पास सोर्स ही नहीं है तो आप दोगे कहाँ से। वैसे ही जब आपकी मुख्य फसल जो है, मुख्य फसल की ड्यूरेशन ही कम है तो फिर वो मुख्य फसल कहलाएगी ही कैसे, वो तो फिर सहायक कहलाने लगेगी। जैसा कि इंटरक्रॉपिंग में मैंने एक एग्जांपल, एक टाइप बताया था आपको, गार्ड क्रॉप। गार्ड क्रॉप क्या था, जो मुख्य फसल के चारों तरफ लगता है और मुख्य फसल की सुरक्षा करता है, यही था ना आपका गार्ड क्रॉप। अब मान लीजिए कि आपका मुख्य फसल की सुरक्षा सहायक फसल ना करके मुख्य फसल ही खुद की सुरक्षा कर रही है, तो वो कहां से आपका रक्षक फसल कहलाएगी। सपोज मैंने बोला था ना कि एग्जाम्पल में मुख्य फसल कपास के चारों तरफ हम किसको लगा रहे थे, आपका भिंडी को लगा रहे थे। भिंडी क्या कर रहा था, कपास को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब मान लीजिए कि भिंडी कपास को नहीं, कपास भिंडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अब मेन क्रॉप आपका क्या बन जाएगा, भिंडी, और सेकेंडरी क्रॉप क्या बन जाएगा, कपास। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे फसलों को लेना है जो कि मुख्य फसल के वृद्धि और विकास की दर के बराबर हो या उससे कम हो, ज्यादा ना हो। ये उसका दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल ये बोला जाता है कि सहायक फसल की मांग, ठीक है, सहायक फसल की मांग। अच्छा, किन चीजों की मांग, आपका खाद की मांग, आपका उर्वरक की मांग, आपका जल की मांग, आपका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की मांग, सारी मांग। मतलब सीधा सीधा हम क्या बोल सकते हैं, जो आप इनपुट लगा रहे हैं, इनपुट की मांग सदैव मुख्य फसल से कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए, क्योंकि आपका मेन फोकस, आपको मेन क्रॉप को उगाना है। तो अगर मान लीजिए कि मेन क्रॉप आपके पास टोटल रुपए है 200 रुपए, ठीक है। अब इस 200 रुपए में आपको क्रॉप्स का सीड भी लेना है, क्रॉप्स के लिए इंप्लीमेंट्स भी लेना है, क्रॉप के लिए आपका फर्टिलाइजर मैन्योर भी लेना है, सारी चीजें लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मेन क्रॉप के लिए आप 100 रुपए दे दिए प्लस एडिशनल 20 रुपए रखे कि अगर कुछ जरूरत पड़ी। अब आपके पास बचा कितना, 80 रुपए। तो ये 80 रुपए आप सहायक फसल में लगा सकते हैं। पर अब आपके पास 200 रुपए है और आपका सहायक फसल बोल रहा है कि भाई मेरे को 150 रुपए चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है, ठीक है, मुझे ज़्यादा बीज चाहिए, ज़्यादा खाद चाहिए, ज़्यादा उर्वरक चाहिए। तो फिर ये सहायक फसल कहाँ से कहलाएगा। फिर आप पूरा इन्वेस्टमेंट या पूरा फोकस तो सहायक पे ले आओगे, तो ये सहायक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ याद रखनी है कि हमेशा सहायक फसलों की जो मांग है वो मुख्य फसल से कम होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि मैं बार बार आपको एक थ्योरी समझा रहा हूँ, आपको पॉइंट समझा रहा हूं, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, पॉइंट यहीं पे आता है। ठीक है, आपको यही समझना, आपको मैं बार बार बता रहा हूं एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मेंस का पेपर नहीं देना कि थ्योरेटिकल सिद्धांत लिखे तो 10 सिद्धांत लिख रहे हैं। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा या जो पूछा गया है मैं ये बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कपास के चारों तरफ भिंडी लगाना किस प्रकार की फार्मिंग या किस प्रकार का क्रॉपिंग है। तो फिर क्या आपको याद रखना है यार, कपास के चारों तरफ हम भिंडी लगा रहे हैं, मतलब भिंडी जो है वो कपास को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करेगा तो किस में आएगा, गार्ड क्रॉप में आएगा। गार्ड क्रॉप किसके अंतर्गत आता है, आपके मिक्स क्रॉपिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिक्स में था ना आपका गार्ड क्रॉप। ठीक है, तो ये चीज को याद रखेंगे। ठीक है, अब इंटरक्रॉप में जैसे टाइप्स था आपके, सिनर्जेटिक था आपका, मल्टी स्टोरे था आपका, कंपेनियन था आपका, पैरेलल था आपका। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कौन किसके अंतर्गत आ रहा है, क्या चीजें कैसी पूछी जा रही है। छोटा छोटा पॉइंट पूछेगा आपको। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सहायक फसल की मांग यदि मुख्य फसल से कम हो और दोनों को अलग अलग कतारों में लगाया जाए तो ये कौन सी खेती कहलाएगी या कौन सा फसल कहलाएगा, तो ये आपका इंटरक्रॉपिंग कहलाएगा। ठीक है, कितना इजी सा चीज है ना। तो ये आपको समझना है, ठीक है, कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। चलिए, ये आपका इंटरक्रॉपिंग का भी प्रिंसिपल होता है समाप्त। अब बात करते हैं यहां पे एक और चीज की कि इन दोनों के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। ठीक है, कुछ लाभ और हानि तो होगा, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। लाभ क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग का, कि इसमें सोर्सेस जो आपका रिसोर्स है ना वो कम लगता है। क्यों, क्योंकि आपको बीजों को मिला के लगाना या फसलों को खेतों के बीच में मिला के लगाना, अलग से नहीं लगाना। तो जो आपके एक्स्ट्रा मैकेनिकल इंप्लीमेंट्स हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा जो आप टाइम लगाएंगे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा जो आप पैसे लगाएंगे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कम समय में आप इसको कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि छिड़कना है, ऐसे खड़े हुए पकड़े और छिड़कना स्टार्ट कर दिए। तो इसका क्या लाभ है, लेस टाइम, लेस रिसोर्स, लेस इनपुट। ठीक है, प्रोडक्शन, अब इसका लॉस भी कुछ है,
तो इसमें क्या होता है कि भाई अगर आप छिड़काव कर रहे हो, छिड़कावा विधि का उपयोग कर रहे हो, लाइन में नहीं लगा रहे हो, तो क्या बढ़ जाएगा आपका कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स या फिर कंपटीशन बिटवीन क्रॉप्स, क्योंकि आप मिला के लगा रहे हो ना, मिला के लगा रहे हो, आप लाइन नहीं कर रहे हो, आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो इसमें दिक्कत क्या आती है, मेंटेनेंस की, प्रबंधन करने में ना बड़ा दिक्कत आता है। कैसे आता है इसको समझिए। मान लेते हैं कि मैंने धान लगाया है, ठीक है, और धान के साथ मैंने लगा दिया मक्का, ठीक है, दोनों खरीफ के हैं। अब अगर मैं इन दोनों को एक फील्ड में लगा रहा हूं, मैंने क्या कर दिया, छिड़क दिया। मान लेते हैं ये धान यहां ग्रो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने छिड़का है तो बिल्कुल कोई बीज कहीं भी जा सकता है। अब मान लेते हैं कि ये मक्का है आपका। अब आप खुद सोचिए, आप मक्के के प्लांट को देखे होंगे, अराउंड मेरे से भी ज़्यादा हाइट का रहता है, और धान को भी देखे होंगे, तो कुछ धान की किस्में होती हैं लंबी, पर ऑलमोस्ट बहुत सारी आजकल जो रहती है ड्वार्फ वैरायटी। अगर धान की हाइट इतनी है तो मक्के की हाइट इतनी हो सकती है। सपोज एक मान लेते हैं, अगर आप मोटाई की भी बात करें तो आपको पता ही होगा कि धान जो मक्के का पौधा है वो ज़्यादा बड़ा रहता है, ज़्यादा एरिया घेरता है। अब सोचिए कि यहाँ पे मैं मक्के के पौधे क्या है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फील्ड के अंदर घुसना है। अब यहाँ धान का जो पौधा होगा वो छोटा होगा, मक्के का पौधा बड़ा होगा, तो मक्के के पौधे को तो आप देख सकते हैं, लेकिन गलती से अगर आपने ध्यान नहीं दिया और कुचल दिया, बेचारा धान का पौधा मर जाए। या मान लेते हैं कि आप वीडिंग करने जा रहे हैं, जो पैडी वीडर का यूज कर रहे हैं या जो मेज वीडर का यूज कर रहे हैं, अब वो तो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग है, तो आप इसको मैनेज कैसे करेंगे, आपको जाने के लिए तो रास्ता ही नहीं बना है। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम होती है मिक्स्ड जो आपका क्रॉपिंग रहता है ना, कि मैनेजमेंट में ना थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है यार। अब बात करते हैं इंटर क्रॉपिंग की। तो इंटर क्रॉपिंग का बेनिफिट क्या है, बिल्कुल अलग अलग कतार में होंगे, आपको प्योर क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप मुख्य फसल को लगा रहे हो, उसके चारों तरफ सहायक फसलों को लगा रहे हो, तो इसमें क्या है, आपका कंपटीशन भी कम हो जाएगा और यील्ड भी बढ़ जाएगी। उसके बाद आप हाई यूज ऑफ रिसोर्सेस करोगे, जो आपके रिसोर्स है ना उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। अच्छा, इसके कुछ हानियां भी होंगी। हानियां यही है कि भाई अलग अलग कतार में लगा रहे हैं, अलग अलग फसलों को लगा रहे हैं, तो अलग अलग फसलों के लिए आपको मशीनों की भी ज़रूरत अलग अलग होगी। आप इसमें समय ज़्यादा लगाएंगे, आप इसमें पैसा ज़्यादा लगाएंगे, मतलब जो इसका एडवांटेज था वो इसका डिसएडवांटेज है, जो इसका एडवांटेज है ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप, मतलब मेरे हिसाब से आपको ये सब समझ आ गई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको बोला था कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज नहीं, उसमें भी आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई बताओ इसका मतलब क्या है। तो आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अब बहुत सारे लोगों को इसका मतलब समझ आ चुका होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब समझ आ चुका होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हिंदी में झूम खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झूम खेती। सभी को याद आ गया ना। अब इसके लिए ना आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। क्या है, थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब होमो इरेक्टस आए थे, आदि मानव आए थे, आधुनिक मानव की बात नहीं कर रहा हूं ना, होमो सैपियंस की बात नहीं कर रहा हूं, होमो इरेक्टस की बात कर रहा हूं। लगभग आज से ना 1.5 मिलियन वर्ष पहले, मतलब 15 लाख वर्ष पहले जब हमारे पृथ्वी में आदि मानव थे, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि भाई हमें जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें तो खानी पड़ेंगी। तो उन्होंने क्या किया, शिकार किया। शिकार करने के बाद उनको ये दिखा कि यार शिकार, अब देखिए जानवरों का उत्पादन करना बड़ा दिक्कत है। ठीक है, जानवरों को उत्पादन करना बड़ा दिक्कत है, क्योंकि उनका अलग रिप्रोडक्टिव स्टेज रहता है। उसके बाद नंबर्स ऑफ आपका एनिमल्स बढ़ाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो उन्होंने क्या ना, कुछ देर बाद देखा ना, कुछ वर्षों बाद, कि कुछ छोटे छोटे दाने हैं, उनको ऐसे छिड़क दिया उन्होंने, या उनको छिड़के हुए मिले, और देखे ना कि वहाँ से कुछ उग रहा है। ठीक है, उगने के बाद क्या देखे, उन्होंने सोचा कि चलो इसको टेस्ट करते हैं, क्या खाया जा सकता है क्या। उन्होंने खाया और उनको ना बड़ा टेस्टी लगा। अब उन्होंने ये सोचा कि यार ये आया कहाँ से, इसको वापस कैसे लाया जाए। तो बहुत दिनों तक तो शायद समझ नहीं आया उनको। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो पेड़ में ही, ठीक है, पेड़ में ही कुछ छोटे छोटे दाने हैं जो जमीन पे गिरने से कुछ टाइम बाद वापस से वैसे ही उग रहे हैं। तो उनको ये चीज़ तो समझ आ गई कि भाई अगर इनको उगाना है तो इन्हीं के पौधों के कुछ हिस्सों का उपयोग करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन बीजों को एकत्र करना स्टार्ट कर दिया, कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने ना वापस से छिड़का, तो उनको ना जादू दिखा कि भाई हम एक चीज़ को
खा भी रहे हैं और उसी के कुछ हिस्से से हम उसको उगा भी रहे हैं। तो उनको ये तो पता चल गया कि भाई ये तो कुछ चीज़ है जो अपने को यूज़ करना है। उसके बाद वक्त बदलता गया, आदि मानव का विकास होता गया, फिर आप सिंधु घाटी सभ्यता में चल दीजिए, उस टाइम थोड़ा जो आपका इतिहास है, तो वहाँ पे आपको ना ये सबूत मिलेगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था, झूम खेती होती थी। अब झूम खेती होता क्या है? तो झूम खेती का मतलब ये है स्थान बदल बदल के खेती करना। क्या है? लैंड रोटेशन बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? लैंड मतलब भूमि, रोटेशन मतलब बदलाव या चक्र। तो ये क्या हुआ, अब उन्होंने देखा कि जो बीज थे ना उनको एक ही जगह पे लगातार बहुत समय तक डालने में उनका उत्पादन धीरे धीरे कम हो रहा था। मतलब पहले अगर हम 10 बीज डाल रहे थे तो हमको 20 पौधे मिल रहे थे, वापस से कुछ मतलब लगातार जैसे ही उन बीजों को डालने गए 20 से 18 हुए, 18 से 17 हुए, 17 16 हुए, फिर जितने बीज डाल रहे हैं उतना ही पौधा नहीं मिल रहा है। तो उनको ना फिर क्या समझ आया ना कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या किया, उस बीज को ना दूसरे जगह पे छिड़का। क्या क्या? उस बीज को दूसरे जगह पे छिड़का और उन्होंने देखा कि यार जादू वापस से एक्टिव हो गया है, मतलब वापस से उनको यील्ड ज्यादा मिल रहा है। तो उनको फिर एक कॉन्सेप्ट समझ आने लगा कि इन बीजों को किसी निश्चित स्थान पे लगातार डालने से उस भूमि में कुछ परिवर्तन होता है और इनका उत्पादन कम होने लगता है। तो उन्होंने क्या किया, उस बीजों को लगातार, जब उनको समझ आने लगा ना कि यहाँ उत्पादन कम मिल रहा है, उन्होंने दूसरे स्थान पे उसको उगाना शुरू किया, उन्होंने फिर तीसरे स्थान पे उगाना शुरू किया। और इसी को बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब स्थानों को बदल बदल के खेती करना। ये ऐसी प्रणाली है, नोट डाउन कर लीजिए, समझना तो समझ लीजिए, क्वेश्चन आया है इसलिए मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बार बार समझा रहा हूं कि स्थानों को बदल बदल के खेती करना आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती कहलाती है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा कि किसी एक स्थान को जलाकर दूसरे स्थान पर खेती करना, अब आप बोलेंगे कि बदलने का मतलब ये होता है ना कि वो जलाते थे। अब ऐसा तो है नहीं ना कि मान लेते हैं ये एक आपका एरिया है, ये एक आपका एरिया, यहाँ मैंने क्रॉपिंग की तो यहाँ आ जाऊंगा तो मुझे खेत जो है वो खाली दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ उगा होगा तो इसको साफ करना पड़ेगा। तो पहले टाइम पे ना साफ नहीं करते थे, सीधा जला देते थे कि चल खत्म कर किस्सा, जला दे, भूमि साफ हो जाती थी। फिर क्या करते थे, वो जो सीड्स थे उनकी कल्टीवेशन करते थे। तो क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ सकता है। जो पूछा गया मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी स्थान को जलाकर उस स्थान पे खेती करना, ये क्या कहलाता है। तो जला रहे हैं मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कहीं से आए होंगे भाई, फिर जला रहे हैं, फिर दूसरे स्थान पे जाएंगे, फिर उसको जलाएंगे, साफ करेंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्लियर है। और देखिए वर्तमान में शिफ्टिंग कल्टीवेशंस बहुत कम जगह पर किया जा रहा है, पर हाँ कुछ स्थानों पे किया जाता है। जो आपका भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये हिमालय का रीजन आ जाता है। ठीक है, ये वेस्ट में आपका राजस्थान गुजरात वाला रीजन आ जाता है, ईस्ट में आपका उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाला रीजन आ जाता है, साउथ में आप जाएंगे तो उधर केरल गोवा वाला जो रीजन आ जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, अब नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या क्या आते हैं आपके, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, आपका कुछ पार्ट जो रहता है वो उत्तर प्रदेश का भी आता है, बहुत कम पार्ट आता है, आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो मणिपुर वाला जो हिस्सा हो गया है, ये वाले हिस्से में ना आज भी कुछ स्थानों पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि वहां की जो टोपोग्राफी है, ठीक है, क्या है टोपोग्राफी, जिसको हिंदी में स्थलाकृति कहा जाता है, उसके कारण शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, रीजन क्या रहता है, मान लेते हैं असम में जैसा आपने सुना होगा बाढ़ बहुत आता है। अब मान लीजिए आपका खेत है, वहां पे हर साल या साल में एक बार या फिर साल में 2-3 बार बाढ़ आ रहा है, तो वहां पे आप नॉर्मली खेती तो नहीं कर सकते ना, तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्थान बदलना पड़ेगा। हो सकता है कि एक बार में ए पॉइंट पे बाढ़ आ रहा है तो अगले साल बी पॉइंट पे आ रहा है, फिर अगले साल सी पॉइंट पे, कुछ भी हो सकता है, मतलब स्थानों को बदल के करना है। तो ये आपका क्या हो गया, पहला पॉइंट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, समझ आ गया होगा आपको। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आपका सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या सबसिस्टेंस फार्मिंग या सबसिस्टेंस आपका क्रॉपिंग। सबसिस्टेंस वर्ड को ध्यान रखिएगा, क्या है आपका सबसिस्टेंस, एग्रीकल्चर ले लेते हैं, चलो ठीक है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को बोला जाता है आजीविका कृषि। ठीक है, आजीविका मतलब लाइफ टाइम मत ले लीजिएगा, आजीविका का मतलब होता है जीने के लिए खेती करना। अब देखिए पहले टाइम पे जो आपके पुराने इतिहास में अगर आप जाएंगे, जो आदि मानव थे वो बेचते नहीं थे,
वो खुद के जीवन को कंप्लीट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए फार्मिंग करते थे कि भाई यहां से अगर हमें कुछ अनाज मिल जाएगा हम खा के जिंदा रह जाएंगे। आज के समय में भी आप देखेंगे जो कुछ आपके मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल मतलब जो लघु कृषक से भी जो छोटे होते हैं, जिनके पास बहुत कम भूमि होती है, अब वो क्या करते हैं, उस भूमि में अपने जीवन के लिए, ठीक है, जिंदगी जीने की 3 चीजें हैं, याद है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान तो चलो उनका छोटा मोटा घर बन गया, कपड़ा तो उनको मिल जाएगा, पर रोटी के लिए वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। तो ये खेती आपका बेचने के लिए नहीं होता है, ये जीवन यापन के लिए किया जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये चीज क्यों बोला गया है। तो ये चीज आपका ना एक बार इकोनॉमिक्स में शायद पूछा गया था कि आजीविका के लिए खेती करना क्या कहलाता है, तो ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहलाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं। अब देखिए जो मार्जिनल है या जो थोड़े से लघु कृषक हैं वो तो आजीविका के लिए करेंगे, बट जो आपके अच्छे खासे कृषक हैं, ठीक है, जिनके पास अच्छी खासी भूमि, अच्छा खासा पैसा है, जो आपके इंडस्ट्रीज हो गए हैं, वो किस लिए फार्मिंग या कल्टीवेशन करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए, और इसी को क्या बोला जाता है, कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, आर्थिक या फिर वाणिज्यिक आप बोल सकते हैं, वो कृषि। अब यहाँ पे क्या रहता है ना, कमर्शियल एग्रीकल्चर, इसी को कन्वेंशनल एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रणाली है, एक खेती का ऐसा प्रकार है जिसमें जो भी आपके रिसोर्सेज होंगे उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इनपुट और आउटपुट, कितना आपने लगाया कितना आपको मिला। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, क्योंकि आपके पास सोर्स कम है तो लो सोर्स लगाएंगे आप, मतलब कम लागत लगाएंगे, और जो आपको आउटपुट मिलेगा ना वो भी लो मिलेगा, कम उत्पादन मिलेगा, जो आपने जिंदगी जीने के लिए काफ़ी है। कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करें तो हाई इनपुट लगाते हैं और हाई आउटपुट मिलता है। क्या है, हाई इनपुट लगाते हैं और हाई आउटपुट मिलता है, इसको बोला जाता है कमर्शियल एग्रीकल्चर। इसमें आप फर्टिलाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है फॉर हायर यील्ड और हायर प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज कमर्शियल एग्रीकल्चर। क्लियर है। थर्ड है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखिए ये आज के टाइम पे ना बहुत चल रहा है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हिंदी में बोला जाता है टिकाऊ खेती। टिकाऊ खेती या इसी को ना एक और चीज बोला जाता है इको फार्मिंग। ठीक है, नया वर्ड दिया गया है इको फार्मिंग। अब नाम से समझ आ रहा है, देखिए भाई इको है मतलब क्या है, प्रकृति, मतलब प्राकृतिक खेती या टिकाऊ खेती। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आपका कुछ प्रकृति वाला चीज आ जाएगा। ठीक है, प्रकृति से मतलब ये है कि प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए खेती करना। देखिए कमर्शियल एग्रीकल्चर में जो हम सोर्स या जो आपका यूज करते हैं ना रिसोर्सेज में, उसमें मैंने आपको क्या बताया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, केमिकल आपका इंसेक्टिसाइड, केमिकल आपका फंजीसाइड्स का यूज करते हैं। ये आपके पौधों के साथ साथ ना इन्वायरमेंट को और सॉइल को भी हार्म पहुंचाता है। लगातार केमिकल के यूज से क्या होता है, आपकी भूमि खराब होने लगती है, आपके पेड़ पौधे खराब होने लगते हैं, इवन आपकी तबीयत भी खराब होने लगती है। तो यहाँ पे इसी चीज को सुधारने के लिए हमने क्या ले आया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या ले आया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और ये कहा गया कि ये खेती या कृषि की ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक जो आपकी प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जाता है। तो अगर आपको पूछा गया पेपर में कि खेती कैसी कौन सी प्रणाली है या खेती का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें प्रकृति को या प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो वो आपका क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको एग्रीकल्चर। क्लियर है, समझ आ गया। अब बात आती है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो इनपुट रहता है ना वो लो रहता है, कम लागत या कम रिसोर्स लगाते हैं, और जो आपका आउटपुट रहता है वो आपका हाई रहता है। मतलब आपने क्या किया, प्राकृतिक तरीके से खेती की, प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखा और आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ। इसका एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में खेती करना क्या कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि
भविष्य को देखकर वर्तमान में खेती करना कौन सा प्रकार है? तो ये क्या है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इकोलॉजी या इको एग्रीकल्चर। अब भविष्य को देखकर मतलब क्या होता है? मान लीजिए प्राकृतिक सोर्सेस आपके क्या क्या है? भूमि है, जल है, ठीक है, आपका सूर्य की किरण है, ये सारी चीजें क्या है आपकी रिन्यूएबल जो सोर्स बोला जाता है ना, नवीनीकृत संसाधन जिसको बोला जाता है। अब आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इनका भयंकर बेकार यूज हो रहा है, एकदम अनदेखा टाइप यूज कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर रहे हैं, वाटर क्राइसिस आपका होने लगा है, सुने ना, जैसे लास्ट ईयर आपका केरल में आया था कि जो जल स्तर है वो गिरने लगा है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप अभी खत्म कर देंगे तो हमारी जो अगली पीढ़ी है वो कैसे उपयोग करेगी, वो तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसीलिए इस खेती को लाया गया कि वर्तमान समय को आप ध्यान में रखिए, जितना आपको लग रहा है यूज करना चाहिए उतना ही यूज करो, बाकी बचा लो, क्योंकि पृथ्वी कल खत्म नहीं होने वाली है, पृथ्वी और चलने वाली है सालों साल, तो उसके संसाधन को भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या कहलाता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये एक है आपका एरोपोनिक्स, ये आपने सुना भी होगा, और एक होता है आपका हाइड्रोपोनिक्स। अच्छा, ये दोनों चीजें क्या है? ये खेती करने के ना नए तरीके हैं। हवा में खेती करना और पानी में खेती करना, सुना है ना आप लोगों ने? पहले जमाने पे इसको बोलने से लोग हंसते थे, भाई हवा में खेती कैसे हो सकती है, पानी में खेती कैसे हो सकती है? ये हमने करके दिखाया है, ये वर्तमान में किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया हवा में खेती करने की पद्धति कहलाती है, और ये क्वेश्चन भी आपका आया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको यहाँ वही टॉपिक्स ज्यादा फोकस करके पढ़ाई जाएंगी जहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं। आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वायु में खेती करना क्या कहलाता है, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि जल में खेती करना क्या कहलाता है। तो अगर वायु में खेती कर रहे हैं तो एरोपोनिक्स, और जल में खेती कर रहे हैं तो हाइड्रोपोनिक्स। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, हवा में खेती करने का मतलब ये नहीं कि एकदम बीज को ऐसे हवा में फेंके और वहां से पेड़ निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एरोपोनिक्स में हम करते क्या है ना, जैसे नॉर्मल फार्मिंग में क्या होता है, आपको भूमि चाहिए, आपको खाद चाहिए, आपको उर्वरक चाहिए, आपको इंसेक्टिसाइड चाहिए, आपको पेस्टिसाइड चाहिए, आपको इम्प्लीमेंट्स चाहिए, सारी चीजें चाहिए। एरोपोनिक्स में ऐसा नहीं होता है। एरोपोनिक्स में ना हम एक मीडियम बनाते हैं, एक माध्यम बनाते हैं, चाहे वो आपका ग्लास का हो सकता है, जैसे आप बनाना चाहे, प्लास्टिक्स में हो सकते हैं, जैसे भी। इसमें क्या करते हैं, इस मीडियम में, इसको कल्चर भी बोला जाता है, कल्चर या मीडियम। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ मैंने एक पाइपलाइन लगाई है, या एक तो आपका ग्लास वाला है, इसमें मैंने क्या कर दिया है, क्या क्या चीज़ें चाहिए एक पौधे को विकास के लिए, ये भी चीज़ याद रखेंगे ना। एसेंशियल चीज़ें क्या क्या हैं, एक है आपका सनलाइट जो चाहिए ही चाहिए, एक है आपका सॉइल जो चाहिए ही चाहिए, एक है आपका वाटर, और उसके बाद है न्यूट्रिएंट। ये चीज़ें चाहिए होती ना किसी भी प्लांट को वृद्धि करने के लिए, यही होता है ना। हम इसको ये सारी चीज़ें देते हैं, पर कैसे देते हैं? अब ग्लास में लगा रहे हैं तो ऊपर का हिस्सा तो खुला होगा, मतलब सनलाइट तो आराम से मिल जाएगा। सॉइल की बात की जाती है तो सॉइल क्या चीज करता है, सॉइल एक्चुअल में काम क्या करता है, वो एक मीडियम का काम करता है कि पौधे और जो पोषक तत्व हैं उनको पहुंचाने का काम कौन करता है, सॉइल। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लेंगे ये भूमि है आपका, ये उसकी रूट्स हैं, ये इसका प्लांट है, तो ये जो सॉइल रहता है ये क्या करता है, वाटर को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, और ये प्रोवाइड करता है रूट को। तो यहाँ पे हमको सॉइल की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक मीडियम बना दिया है, ऑलरेडी एक एटमॉस्फेयर बना दिया, एक वातावरण बना दिया है जो कि पानी और न्यूट्रिएंट को डायरेक्ट प्लांट में देगा। तो यहाँ जो सॉइल का है ना, वो जरूरत ही नहीं है अपने को, ठीक है। अब बात आती है मीडियम क्या होगा, तो हम कुछ ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं, या कुछ न्यूट्रिएंट्स का उपयोग किया जाता है जिसकी अल्प मात्रा सीधे तौर पे पौधों को दे दी जाती है, और जो पौधे भी है ना वो सीधे तौर पे उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो ताप झांप है बाकी चीज का, जो आपका ये इम्प्लीमेंट्स चाहिए, जो सॉइल चाहिए, जो कल्चर्स चाहिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम आर्टिफिशियली इसको बना देते हैं। ये आपका क्या है, एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में भी सेम चीज किया जाता है, इसमें भी आपका मीडियम रहता है। क्या रहता है, मीडियम रहता है, और उस मीडियम में हम डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को, डायरेक्टली वाटर को दे देते हैं, और वो क्या कर देता है, यूटिलाइजेशन। अच्छा, यहां पे एक चीज याद रखेंगे, वाटर का जो अमाउंट रहता है ना बहुत कम दिया जाता है। जैसे आप फील्ड में देखेंगे पूरे पानी को बहा दिया जाता है, लाखों लीटर पानी लगते हैं फसल उत्पादन करने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितना चाहिए उतना दिया जाता है। सपोज कैसे स्प्रे कर देते हैं, आपने देखा ना घर की बागवानी में ऐसे स्प्रे करके
जो आपके छोटे छोटे पौधे रहते हैं उनको दिया जाता है पानी, वैसे ही तो उगाना है यार आपको एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स में। तो ये क्या थे आपके एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स। वर्तमान में ये चीज़ें क्वेश्चंस आपकी पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको सोचा इसको बता दूं। अब लास्ट में एक और चीज़ है जो आपको मैं बता देता हूं, ये यूनिक है इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। ये भयंकर यूनिक टॉपिक है, ठीक है, और ये ट्रेंडिंग में भी चल रहा है थोड़ा सा, जैसे होता है ना सोशल नेटवर्क पे कुछ ट्रेंड करता है, वैसे एग्रीकल्चर में ये ट्रेंड कर रहा है, टेरा फार्मिंग, ठीक है, टेरा फार्मिंग। किसी ने सुना है ये चीज? सुना है तो बेहतर है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज सुन लो समझ लो। टेरा फार्मिंग क्या होती है? पृथ्वी पर, ठीक है, क्या है? पृथ्वी पर बाकी ग्रहों के जैसे की स्थिति बनाकर फसल उत्पादन करना या फिर खेती करना, फसल उत्पादन नहीं खेती करना। अब ये क्या चीज हुई? तो समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया देखिए बता दो। मान लेते हैं ये क्या है? अर्थ है, और मान लेते हैं ये क्या है आपका? मार्स है, मतलब क्या है आपका? मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह में खेती करने के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, उसी परिस्थिति को हम क्या करते हैं? पृथ्वी में बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, कृत्रिम रूप से ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जो कि दूसरे ग्रहों में फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है, और इसी को क्या बोला जाता है? टेरा फार्मिंग। मंगल ग्रह में अगर आपको खेती करनी है तो मंगल ग्रह में खेती करने के लिए जिन स्थितियों की आवश्यकता होगी, जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन्हीं चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? अर्थ में एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं। ये नासा के द्वारा किया गया है, मैं फिर से बता रहा हूं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? आपको पता होगा कि पृथ्वी को तो हम खा ही चुके हैं, ठीक है, पृथ्वी की हालात तो कमजोरी हो चुकी है, तो हम क्या करें? अब दूसरे ग्रहों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपका चंद्रमा हो गया, ये जो मंगल हो गया, और आपको पता होगा कि मंगल में पानी मिला है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, सॉइल, जो कंडीशंस है ना वो मिली है। तो हम ये सोच रहे हैं कि सपोज अगर फ्यूचर में हमारा आना जाना हुआ, वहाँ पे घूमना फिरना हुआ, तो अगर वहाँ गए हम, वहाँ भी हमारा घर हुआ, तो वहाँ भी तो खाने पीने की जरूरत पड़ेगी ना, वहाँ भी तो खेती करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ के वातावरण को यहाँ पे हम बना के इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है? टेरा फार्मिंग। क्या बोला जाता है? टेरा फार्मिंग। तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ आज की क्लास थी जो इंपॉर्टेंट थी। कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये मैंने बता दिया, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है? आप पहले इनको पढ़िए, उसके बाद जो हमारी बुक है, जो हमने लाई है ऑब्जेक्टिव्स, उसको पढ़िए, वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, देखिएगा आपको धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको चीजें इजी लगने लगेगी। याद रखिएगा एक चीज, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो आप बुक लीजिए, उसको पढ़िए आसानी से, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने लगेगी। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।